नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार फर्स्ट में, हिमाचल प्रदेश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज़ चैनल। मैं हूं ओजस्वी चौहान और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ ईशान जसवाल जी मौजूद हैं, जो कि बतौर एसडीएम कांगड़ा कार्यरत हैं। आज का जो पॉडकास्ट है वो थोड़ा अलग होने वाला है। हम प्रशासनिक और सरकारी दायरों से बाहर निकलकर कुछ अनौपचारिक बातें करेंगे, जो बातें अक्सर पर्दे के पीछे रह जाती हैं, उन बातों पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका ईशान जी समाचार फर्स्ट। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इनवाइट करने के लिए। जी थैंक यू। सो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बहुत ग्लैमराइज्ड आईएएस जो टर्म है वो बहुत ग्लैमराइज्ड है। ये ग्लैमर कितना लाइक रियल है जैसा हम इमेजिन करते हैं, या ये कुछ और है एक्चुअल में? नहीं, इन जनरल जो अवधारणा है कि आईएएस इज अ ग्लैमराइज सर्विस, इट्स समवट ट्रू आई वुड से, कि जो हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस के दौर रहा है और काफ़ी उस टाइम पे जब फ्यूडल हमारा स्टेट हुआ करते थे, जब सुविधाओं का अभाव था, है ना, जब इनक्वालिटीज़ ज़्यादा होती थी, तो जो सर्विस में थे उनको ये जो प्रेस्टीज एसोसिएटेड थी वो थी। और मैं मानूंगा कि अभी भी वो प्रेस्टीज, वो पर्क्स अभी भी हैं इस सर्विस में, बट डिपेंड्स ऑन द कार्डर, है ना। अगर मैं सच में कहूँ तो हिमाचल इज़ अ स्टेट जहाँ पे इनकम इनक्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि बाकी स्टेट्स में है। आई वुड वॉन्ट टू कट यू हियर। आपने कहा कि अवधारणा जो है, हम क्योंकि आपकी पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, क्या आपकी भी ऐसी कोई अवधारणा थी जो एक्चुअल में सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद आपको लगा कि मैं तो कुछ और सोचता था पर ये कुछ और है एक्चुअल में? नहीं, देखिए, सर्विस ज्वाइन करने का आपके जो रीजंस हैं वो सिर्फ यही नहीं रहता है कि आईएएस में आपको एक प्रेस्टीज मिलेगा, पर्क्स मिलेगी, पावर मिलेंगे, वो अलग रीजंस भी रहते हैं। बट हाँ, जितना हम हिमाचल की सोसाइटी में पले बड़े हैं, तो आई हैड दी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि यहाँ पे जितना आप कहेंगे कि जो बाकी स्टेट्स में है वैसा यहाँ पे नहीं है। तो ये मेरा एक रीज़न था ही नहीं कि मैं सर्विस ज्वाइन करूँ। तो जो आपने ये पूछा कि हाँ, तो क्या आप हिमाचल के बाहर सर्व करना चाहेंगे कभी? नहीं, जो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस थी मेरी, वो हिमाचल के अंदर ही सर्व करने की थी। बट अब हम ये भी नहीं कह सकते, बिकॉज वी आर मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, वी कांट बी चूजी कि हमें सिर्फ यही करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो जो भी हमें कार्डर मिलता है, दैट वुड बी आवर होम, दैट वुड बी आवर कार्डर फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। जी, तो हमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी देखेंगे जब ये इंटरव्यू पब्लिश होगा। तो आपने जैसे अभी कहा कि यू आर द एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? In a way, it's a federal structure that we live in. So yes, we are selected by the Union Public Service Commission. We are under DOPT. Then we are given to the state. हम फिर स्टेट को सर्व करते हैं. So it's a mix feudal, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसके तहत होता है कि दोनों की तरफ हमारा कंट्रोल रहता है, दोनों की तरफ हमारी सर्विस रहती है। बट हाँ, इन अ वे वी कैन कॉल इट ऑल इंडिया सर्विस, नॉट सेंट्रल सर्विस। सेंट्रल सर्विस इज समवॉट डिफरेंट, जो कि सिंपल सेंटर में ही काम करते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विस थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि जो कि सेंटर एंड स्टेट दोनों को लिंक करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ग्लैमर एसोसिएट हो गया था इस पोस्ट के साथ, क्या आपको लगता है कि समय के साथ वो कम भी हो रहा है, इतने प्राइवेटाइजेशन के बाद और इन सब चीज, इतना एंटरप्रेन्योरशिप और इस तरह की चीजें जो अब आ गई हैं, क्या कुछ कम हुआ है? डेफिनेटली आई वुड से। और इंडिपेंडेंस नहीं, मैं कहूँगा कि इंडिपेंडेंस से पहले भी आईसीएस सर्विस थी तो उनका ग्लैमर था। आफ्टर इंडिपेंडेंस थोड़ा था, बट जैसे हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स हुए 92 में, तो एलपीजी के कारण सेक्टर हमारे ओपन हुए। फिर सर्विस इससे पहले सरकार हर किसी सेक्टर में थी, जो सेक्टर सरकार के थे भी या नहीं थे, बट सरकार हर किसी में एक्टिव थी। आफ्टर द प्राइवेटाइजेशन कुछ पार्ट अब प्राइवेट सेक्टर्स में है, तो सर्विस का रोल धीरे धीरे कम हुआ है। वो कोर जो सरकार के कार्य हैं वहाँ पे वो ज़्यादा फोकस कर रही हैं। तो येस, आई वुड से कि देयर हैज़ बीन चेंजेस इन द रोल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, एंड वो चेंज धीरे धीरे होता रहा है और होता रहेगा। आप क्यों एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे? मतलब बहुत ही रूकी क्वेश्चन है, बट नहीं, इट्स अ वेल क्वेश्चन, वेल पुट अप क्वेश्चन कि एक सर्विस ज्वाइन किया तो आपका क्या उसमें रीज़न रहे हैं। तो इसमें देखिए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो मेरे को बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा कि मैं किस स्थिति में था जिस टाइम पे मैंने ये डिसीजन लिया कि वाई आई वांट टू गो फॉर द सर्विसेज। तो आई वाज डूइंग जॉब, मैं डिज़ाइन इंजीनियर था इन नोएडा। तो देयर इज दिस क्वेश्चन दैट वी प्रिपेयर फॉर आवर इंटरव्यूज, where do you want to see yourself in 5 years? Yes, where do you want to see yourself in 5 years, 10 years, 15 years down the line in life, है ना। तो when we prepare for the corporate interviews, we say that I see myself handling a position of responsibilities, steering company towards greater heights and doing MBA। मतलब नहीं, for the company perspective we say it। तब हम नहीं बताएंगे कि हमें कंपनी छोड़ के MBA जाना है। कंपनी के हिसाब से टेलर करते हैं हम अपना आंसर ना, उस हिसाब से टेलर करते हैं। We don't think about life in general कि जिंदगी अगर आपसे पूछे, आप अपने आप
leave all the that you are preparing for the corporate interview or job interview or something. Ask yourself this question: where do you see yourself in life after 15 years, 20 years down the line? तो जब आपके अपने आप से ये सवाल पूछते हो, देन यू थिंक थॉरली, है ना, तब आपके पास सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि ओके वेयर डू यू सी योरसेल्फ, आप सर्व कहाँ करोगे, आपकी फैमिली, आपके स्पाउस, आपके फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग. अगर आपके स्पाउस आते हैं, वर्क करते हैं, नहीं करते हैं, आपका मोटिवेशन क्या है? इफ़ ए डिज़ाइन इंजीनियर मैं जो आज कर रहा हूँ 10 साल बाद भी क्या कैन आई सस्टेन माई सेल्फ डूइंग द सेम थिंग, है ना. तो वो मोटिवेशन क्या है मेरा जॉब करने का? यस, पैसा कमाना है ज़िंदगी में, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, दैट इज़ द बेसिक नेसेसिटीज़. वो इससे भी मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है. तो दीज क्वेश्चन जब हम इसको ज़रा डीपली एनालाइज करते हैं कि ओके, तब आपके पास ये फिर था कि सर्विस प्रोवाइड यू दैट अवेन्यूज़ कि आपके पास डाइवर्सिटी है, वो सेटिस्फेक्शन है. सेटिस्फेक्शन इन द सेंस कि यू आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री. आई वोंट से दैट कि जब मैं प्राइवेट सेक्टर में था आई वॉज नॉट डूइंग द वर्क फॉर द कंट्री, आई वॉज डूइंग वर्क. तो वो इनडायरेक्टली था. आई वॉज डिज़ाइन इंजीनियर, आई वॉज डिज़ाइनिंग रिफाइनरीज. So that's a contribution to the company, to the economy of the country. But in this service, you're directly associated with the progress of the country, with the people in the field, है ना. तो वो satisfaction जो है वो एकदम आपको immediate मिलता है इसमें. और दूसरा इसमें रहता है कि diversity. I was doing design engineering job. तो जो मैं काम कर रहा था, मेरे 10 साल सीनियर भी सेम वही कर रहे थे. I was preparing, he was checking. मतलब so I thought कि बड़ा सा मोनोटोनस हो जाएगा इस तरह से काम करना. सो डाइवर्सिटी वाज अ सेकंड ऑप्शन. हियर इन द सर्विसेज you are posted in the field for 5 years, 6 years, 10 years, then you are posted in another department, so your roles changes, you have to learn, unlearn everything you have to do. So it keeps you, वो जो motivation है, daily dose of motivation. In the morning you get up, okay, I don't know how my day would look like. लोग किस तरह से आपसे मिलने आते हैं. It's मैं कहूँगा कि unplanned सा रहता है. इन कॉर्पोरेट लाइफ सुबह उठो, स्पॉन्टेनियस रहता है कि आपको डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग मिलने आते हैं. सो दैट डाइवर्सिटी इज़ देयर. सेटिस्फेक्शन आई टोल्ड यू बिकॉज यू आर मीटिंग जनरल पीपल, लोगों से डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से. ऐसे नहीं कि नॉर्मल लोग भी आपसे आएंगे, बड़े लोग भी आपसे, बड़े लोग इन द सेंस कि बड़े बिजनेसमैन भी आपके पास आएंगे, है ना. मतलब एक कॉमन मैन से एक स्टेक होल्डर तक सबसे आप कनेक्ट कर रहे हो, आपका इंटरेक्शन होता है. तो ये डाइवर्सिटी है, सेटिस्फेक्शन है. थर्ड थिंग देन यू लुक फॉर ओके प्रेस्टीज इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सर्विस, है ना. वो एक फैक्टर रहता ही है, मतलब थर्ड फैक्टर रहे, फोर्थ रहे, बट एक रहता है कि ओके इफ आई एम एबल टू क्रैक दिस एग्जाम, आई एम एबल टू जॉइन द सर्विसेज, आई विल बी पार्ट ऑफ दिस सर्विस विच हैज़ सच ह्यूज प्रेस्टीज. सोशल में जो एक आपके रिलेटिव्स में कह लूँगा, जो एकदम डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करता है कि हाँ यार, किसी ने मतलब आपको लोग कहते हैं, आपने, मैंने कभी सुना नहीं था सर्विस का नाम बिफोर आई वॉज प्रिपेयरिंग इन द जॉब, उससे पहले कुछ था नहीं, लेकिन इतना ज़रूर सुना था कि कोई डीसी होता है ना, कि तू बड़ा डीसी लग गया है ना. इस तरह से लोग आपको अगर कोई टॉन्ट में मारे ना कि कुछ करना है तो आया बड़ा डीसी, तो आपने बोला मैं लग ही जाता हूँ. वो तो चलो था, वो तो मतलब जैसे कह रहा तो ये भी फैक्टर्स होते हैं. तो दीज आर द फैक्टर विच कंट्रीब्यूटेड कि येस आई वांट टू जॉइन सर्विसेज, कि आप में इसमें आपको सेटिस्फेक्शन है, आपको डाइवर्सिटी ऑफ रोल्स है, यू विल बी हैप्पी सर्विंग. सो आपने कहा आप डिज़ाइन इंजीनियर थे पहले. नाउ इट इज़ अ वेरी अनकन्वेंशनल क्वेश्चन, बट प्रेस्टीज कितनी भी हो, ग्लैमर कितना भी हो, लाइक एवरीबडी नोज कि सैलरीज बहुत ज़्यादा तो नहीं होती IAS ऑफिसर्स की, राइट. मतलब लेट्स बी प्रैक्टिकल, सिंस हम ऑनेस्ट और एक इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन की बात कर रहे हैं. लाइक इंजीनियर्स जो होते हैं वो अपने करियर में कुछ टाइम बाद लाइक जो अच्छा क्रैक कर जाते हैं, अच्छे बिग 4 वगैरह निकाल लेते हैं, या कुछ उनसे कम वाले भी, मतलब सैलरीज कहीं ना कहीं उनकी ज़्यादा हो जाती हैं एक पॉइंट पे आके IAS ऑफिसर्स से. और आप तो एक्चुअली उस रेस में थे भी, मतलब आई एम नॉट श्योर, लाइक पर्टिकुलर्स में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं, बट फिर भी लोग चूज करते हैं इसको ओवर अ मोर पेइंग जॉब. सो डू यू थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द पर्क्स एंड लाइक सोशल पावर, या फिर कुछ वो मोटिवेशन भी कुछ अलग करने की? येस, आई वुड से बोथ, है ना. कि दैट्स अ वेरी ट्रू क्वेश्चन कि सैलरीज अगर कंपेयर किया जाए तो आप कह रहे हैं कुछ पॉइंट पे नहीं. मैं कह रहा हूँ कि इनिशियल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वो चेंज हो जाता है. मतलब मैं ऑफेंड नहीं करना चाहती थी ना पूरे ब्यूरोक्रेसी को एक साथ. सो येस, सैलरीज आई वुड से येस, मैं कहूँगा कि ओके है, आपने गुजारे लायक की सैलरी ठीक ठाक है. गुजारा भी नहीं कहूँगा कि आप अच्छे से रह सकते हैं. येस, वी नीड रिवीजन, वो हमारे पीरियडिक रिवीजन होते रहते हैं, पे कमीशन आते रहते हैं, दैट रिवीजन होता रहेगा, DA वो उस तरह से मिलता रहता है. सो सैलरीज आर ओके, मतलब ठीक है, मिल जाती है. बट हाँ, अगर कंपेरिजन किया जाए तो उस मामले में तो आपको डिफरेंस दिखेगा, और वो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है. कि वी सी आवर बैचमेट्स और आवर फ्रेंड्स सिमिलर प्रोफाइल, नाउ दे हैव शिफ्टेड टू कॉर्पोरेट, तो उनका जो पे स्ट्रक्चर है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. तो बहुत ज़्यादा है. बट हाँ, उसको कंपनसेट करने के लिए येस आई वुड से कि एक तो आपको जो सर्विस में जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है
वो उनको उस तरह से नहीं मिल रही है। येस दे आर वर्किंग, है ना, कोर हार्ड वर्क दे आर ऑल्सो डूइंग, है ना, तो काम भी कर रहे हैं। दूसरा जो फैक्टर था कि येस पर्क्स हैं यहाँ पे, है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ़ समवन इज़ लिविंग इन बॉम्बे और बैंगलोर, उनके वहाँ पे हाउस रेंट और एवरीथिंग जो खर्चे अगर देखेंगे आप बहुत ज़्यादा होंगे, विच इन अ वे अगर हम सर्विस में हैं तो गवर्नमेंट टेक्स केयर, अकोमोडेशन मिलती है, उसका नॉमिनल रेंट हम भी पे करते हैं, ये सब करते हैं, बट हाँ वो नॉमिनल बेसिस पे होता है। तो इन अ वे इट्स आई थिंक मैंने खुद ही ये सवाल पूछा था, पर अब मुझे खुद लगता है कि कंपैरिजन ड्रॉ करना ही गलत है, बिकॉज दोनों चीजें करने की मोटिवेशन अलग है, दोनों का गोल अलग है। यस, एक तो हम इंटेंजिबल जो एस्पेक्ट है उसको कंपेयर नहीं कर सकते, टेंजिबल वी कैन कंपेयर कि हाँ यार आपको घर है, आपको गाड़ी है, ये सब है, बट जो इंटेंजिबल एस्पेक्ट है सर्विस का, जो मोटिवेशन है, जो सेटिस्फेक्शन है, दैट वी कांट कंपेयर इन अ प्राइवेट वर्सेज इन अ सर्विस। मैं कहूँगा तो उसका कंपैरिजन वी कांट ड्रॉ, है ना। अब मैं ये नहीं कह सकता कि येस आई एम ड्रॉइंग मोर सेटिस्फेक्शन, उसका पैरामीटर नहीं ड्रॉ कर सकता एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर। आई एम नॉट सेइंग कि ही इज नॉट हैप्पी, वी बोथ कैन बी इक्वली हैप्पी, ही इज ड्रॉइंग सेटिस्फेक्शन। हाँ, ऑफ कोर्स उसको चाहिए ही कुछ और, आपको चाहिए ही कुछ और, तो यस, तो वो इंटेंजिबल एस्पेक्ट का आई थिंक कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, है ना। तो दैट इज हाउ सर्विस में आने के बाद कुछ ना कुछ आप डिसीजन लोगे लाइफ में, कुछ चीज़ें आपको यहाँ अच्छी लगेंगी, कुछ आपको वहाँ अच्छी लगेंगी, तो इन द एंड इट्स अ पैकेज डील। तो जैसे आपने बताया कि आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे थे, जब आपने इस तरह की कुछ चीज़ें सोची, आपने इंट्रोस्पेक्ट किया, तो इस तरह के यूरेका मोमेंट्स बहुत लोगों के होते होंगे आई एम श्योर, बट कुछ इंडिया में जो ये यूपीएससी है, हर बच्चे की ज़िंदगी में मैं कहूँगी कभी ना कभी ये इंट्रोड्यूस होता ही है। कुछ के पेरेंट्स करते हैं, कुछ के दोस्त करते हैं, कुछ खुद से ग्रेजुएशन के टाइम से ही प्रिपेयर करने लग जाते हैं। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए आप एक अगर आपको रियलिटी चेक देना हो, मतलब बहुत सारे होंगे, बट अगर एक चीज़ आपको बतानी हो कि this is what you're thinking and this is a myth but the reality is this, myth versus reality you are asking in a service. I would say फिर तो it can be few, है ना, कि सर्विस में आने के बाद एक रहता है कि सिंपल से स्टार्ट करते हैं कि बस सर्विस कर लिया आपने, बस मैं स्टार्टिंग से करता हूँ। अगर सिंपल हम जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो सिंपल गोल रहता है कि बस भाई होली पीडीएफ में हमारा नाम आ जाए, है ना, उस लिस्ट में कहीं हमारा नाम आ जाए। फिर अगर नाम आ जाता है एक स्टेज आपने, फिर आप सोचते हैं अरे यार थोड़ा रैंक अच्छा होता तो सर्विस हमारी जो हमारी प्रेफर्ड सर्विस है वो मिल जाती, ठीक है, सर्विस भी मिल जाए आपको, है ना। सर्विस भी मिल जाने के बाद आपका रहता है कि यार कार्डर थोड़ा मेरा, अगर मेरे को अब होम कार्डर या नियर बाई कार्डर मिल जाता तो आई वुड बी मोर हैप्पी, है ना। तो जो इंसान की नीड वर्सेस वांट है वो कभी ख़त्म नहीं होते। अगर कार्डर भी मिल गया देन आप थोड़े टाइम के लिए तो आप ये इस मोमेंट में रहते हैं, इन द यूरेका मोमेंट दैट आई हैव अचीव्ड ऑल, एवरीथिंग इज डन, बट इट्स लाइफ, आपने वो कर लिया, यू आर नाउ, आप अगले उस गोल्स के बारे में सोचेंगे। एक ठीक है, आप उस पेडेस्टल तक पहुंच गए, एक आपने अचीव कर लिया, सो दैट सोसाइटी विल रिस्पेक्ट यू नाउ कि हाँ इसने कुछ अचीव कर लिया, बट यू हैव टू लिव योर लाइफ। तो वो चीज़ें तो आपकी कंटिन्यूस, जो स्ट्रगल्स बाकियों के रहेंगे वो आपके भी रहेंगे, है ना। आप थोड़े अच्छे सर्विस में हैं तो ठीक है, लेकिन आपकी ज़िंदगी तो वैसे ही चलेगी ना, पर्सनल प्रोफेशनल एवरीथिंग यू हैव टू सी। और ऐसा नहीं है कि एक बार सर्विस में आने के बाद एवरीथिंग इज़ मतलब क्लियर एंड रोजी, सब कुछ सही हो रहा है। तो लाइफ इन जनरल तो वो रहती है, बाकी मिथ्स रहते हैं। येस आई वुड से कि एक जैसे लोगों को मतलब सब ऐसे ही बोलते हैं ना कि डीसी, डीएम, एसपी, इसके आगे नहीं सोच, मतलब और कुछ नहीं, तो लाइक नॉट एवरीबॉडी विल बी डीसी, नॉट एवरीबॉडी विल बी एसपी, राइट। हाँ, वो भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सर्विस में हम जैसे सुना है हमने ना कि डीसी ही सुना है, सर्विस में हम आई हैव सर्विस ऑफ 37 ईयर्स, तो डीसी रहने के लिए आई थिंक डिपेंड्स ऑन द कि मिलती है और कितनी लंबी तक मिलती है, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, इट डिपेंड्स, है ना। रेस्ट ऑफ द सर्विस यू हैव 30 ईयर्स, तो उसमें भी तो आप कुछ ना कुछ करोगे ना। तो वो एक मैं ये भी मित्र रहता है कि बस पूरा टाइम डीसी रहेंगे, एसडी में ऐसे नहीं होता, यू हैव टू बिकम सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, कुछ भी कुछ आपके रहेंगे, तो अलग रूल्स भी रहते हैं। प्लस मिथ्स और भी रहते हैं कि अब हर्ड कि भाई एक बार आप IAS कर लो, आपकी 7 पुश्तें क्लियर हो, मतलब वो तर जाएंगी, ऐसा भी कुछ नहीं होता। बस यह आपका एक, मैं कहूँगा कि सोशल सेटअप में जो एक अपवर्ड लिफ्टमेंट होती है वो हो जाती है, यस, कि नाउ यू आर वेल रिस्पेक्टेड, योर फैमिली, योर सोसाइटी, दैट इज़ देयर, बट यू हैव टू वर्क ना। ऐसे थोड़ी कि अब वो पुराना ज़माने गए कि भाई एक बार कर लिया तो आपको अगली पुश्तों का सोचने के बारे में है ही नहीं है। तो एक ये जो आपने कहा अगली पुश्तें हैं, तो मतलब ये दिस इज अगेन अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टच, बट लाइक ये भी बहुत रहता है कि यू नो कि उनको तो ऐसे ऊपर का वैसा बहुत आता है और लाइक ये तो सिस्टम होता है, ये है वो है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा मिथ है लोगों की, बस भाई कर लिया आपका, आप टेंशन फ्री हो जाओ, विच इज़ नॉट ट्रू, है ना। ऑफ कोर्स देयर आर पीपल जो ये सब नहीं कर रहे हैं। आई वुड तो बिलीव कि मेजॉरिटी आर नॉट डूइंग, नॉट डूइंग,
बट येस वी हैव सीन एग्जाम्पल, सो वी कांट डिनाई इट ऑल कि नहीं हो रहा है एकदम, मैं कह दूंगा कि नहीं एकदम ब्लैंक स्टेटमेंट आई कांट गिव, बट आई वांट टू बिलीव कि मेजॉरिटी आर नॉट डूइंग एंड आई स्टैंड बाय द स्टेटमेंट कि येस मेजॉरिटी आर नॉट. हाँ, And that's how it should be. that is how society is. It's not about just कि one service. In all other aspects, if you see, majority of people are fine, है ना, तो वैसा रहता है. और जो थोड़े बहुत बाकी मिथ्स आई वुड से कि रहता होगा तो कि उस टाइप के जो प्रेस्टीज पावर्स इस तरह से एसोसिएटेड है कि इस तरह से आई वुड से कि इतना ज़्यादा नहीं है ग्लैमरस इतना, बट येस ग्लैमर इज़ देयर, आई वोंट डिनाई इट, है ना, आई एम पार्ट ऑफ द सिस्टम नाउ, आई हैव सीन, बट जितना लोग इसको हाई फाई करके इसको बड़ा चढ़ा के बोलते हैं वैसा भी नहीं है. इट्स अ सर्विस, येस यू हैव टू वर्क, है ना, ऐसा भी. तो अभी बिफोर द इंटरव्यू व्हेन वी वर टॉकिंग डाउन एंड यू मेंशन्ड दैट यू नो लाइक वी जस्ट इट वाज अ रैंडम थिंग दैट ब्ला ब्ला कार्स एंड ऑल, सो एंड you happen to mention that you like do you use these things is my question. Do you use public transport now after becoming an IAS officer? Yes, I have used public transport. I was in जब मैं इनफैक्ट मैं प्रोबेशन आई डिड इन चंबा, तो चंबा से यहाँ आने का अगर रास्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे तो जिसने यूज़ किया है दे वुड नो कि आपकी जो सरकारी बस है 5 बजे चलती है और रात को 12 बजे कांगड़ा पहुँचती है और 3 बजे मेरे घर के वहाँ ददोल चौक मतलब घुमारवीं पहुँचती है. और उसका रास्ता भी आपको इसलिए याद हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली बस नहीं जाती है, वो पहले जाएगी चंबा से बनीखेत, डलहौजी अंदर जाएगी, डलहौजी में रुकेगी, वापस बनीखेत की तरफ आएगी, फिर आपके चौड़ी साइड जाएगी, वो अंदर जाएगी वापस. अननेसेसरी मतलब एक किसी को अगर डायरेक्टली जाना हो ना तो ही वुड गो डायरेक्टली, बट बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करोगे तो वो बस तो कवर करेगी सारे रूट्स. तो आई रिमेंबर कि अरे यार बहुत मतलब इट टुक अराउंड 8 hours टू रीच, जो नॉर्मली इस तरह से होता है. सो येस आई हैव यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आई यूज़ इट. उसके बाद भी जब मैं कई बार आता तो कांगड़ा से, और फिर नाउ अगर आपके पास इसे चंडीगढ़ या इस तरह से जाना हो तो ब्ला ब्ला इज़ अ गुड ऑप्शन. आई एम नॉट श्योर कि लीगल है, आई एम नॉट श्योर, है ना, बट इट्स देयर, तो आई हैव यूज्ड इट उस टाइम पे, है ना. तो यस बट मतलब बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स हमें नहीं मिलेंगे जो अभी बताएंगे कि वो अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विसेज, बिकॉज यू नो नहीं करते. बट करना चाहिए मतलब करते हैं. आई थिंक आई वुड से कि अगर आप कहीं दिल्ली जाना हो आपने, हाँ. चंडीगढ़ तो यू विल टेक अ फ्लाइट को यू कांट से कि ये इसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट. फ्लाइट नहीं है, अगर चंडीगढ़ जाना है चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट तो इस आई थिंक बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए तो आप नॉर्मल बस नहीं मतलब लाइक करो इफ इट्स अ नेसेसिटी, बट आई एम सेइंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करो इज व्हाट आई एम सेइंग. हाँ, वो डिपेंड भी करता है कि जब आप इनिशियली आप प्रोबेशन में, इसलिए क्योंकि प्रोबेशन में इतने आपके फैसिलिटीज़ पर्क्स नहीं होते हैं, है ना, तो उस टाइम पे यू हैव टू यूज़ इट. तो जब आप बहुत साल हो जाएंगे सर्विसेज में आप भी नहीं करेंगे यूज़? नहीं, आई थिंक कि आई हैव यूज़ तो करना है, मतलब वो डिपेंड करेगा, है ना, आप करेंगे. अगर आपको लोकली इधर अपना है तो ठीक है कर लो. अच्छा ठीक है, हमने जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की, बट जैसे आईएएस ऑफिसर बनने से पहले मतलब एक तो हम इतना नॉर्मली बोल रहे हैं ना कि आईएएस ऑफिसर बनना ये वो, लाइक ऐसे नॉर्मल लोग जब बात करते हैं तो इट्स अ वेरी कंसीडर्ड अ वेरी बिग थिंग एंड लाइक व्हेन पीपल आर टॉकिंग कि अच्छा वो आईएएस है और ऐसा. सो एनीवेज, सो लाइक आईएएस बनने से पहले जब आप कुछ इस तरह की चीज़ें करते होंगे, लाइक यू नो आपके कोई फेवरेट स्ट्रीट फूड जॉइंट्स होंगे या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो आप करते होंगे. क्या आपको लगता है वो कहीं ना कहीं आप रिस्ट्रिक्टेड फील करते हो वो सब करने में आफ्टर बिकमिंग एन आईएएस? यस, समवट आई वुड से कि नाउ दैट यू आर इन पब्लिक, है ना, एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड. सो इफ आई वांट टू लिव माय लाइफ फ्रीली इन पब्लिक, आई एम रिस्ट्रिक्टेड इन दैट वे, है ना. फूड ठीक है, मैं आई एम नॉट पर्टिकुलर फूड, बट इफ आई वांट टू गो आउटसाइड समवेयर, है ना, तो दैट आई फील द रिस्ट्रिक्शन, है ना, कि आई कांट बी सीन डूइंग थिंग्स कि यार मतलब लोग कहेंगे यार इस तरह से. सो दैट रिस्ट्रिक्शन इज आई वुड से कि दैट इज देयर. कभी आपके दोस्त ऐसे करते हैं कि कुछ उल्टा काम है कि मेरा तो दोस्त आईएएस ऑफिसर है, मैं अभी निकलवाता हूँ, चालान हटवा दो? और वो तो आई हैव मेड इट वेरी क्लियर टू माय दोस्त को, बाद में पहले फैमिली एंड रिलेटिव्स को पहले ही इनको बता रखा है ना. सो यस, कॉल तो आते हैं, तो आई वुड से कि भाई जो जायज़ है, जो मैच के पास दिला दो, वो तो कर सकते हैं. वो तो नॉर्मल, अगर पास है दैट तो नॉर्मली यू कैन डू, अगर आपके पास है यू कैन हेल्प, है ना. और छोटी छोटी चीज़ें ऐसे करना. अच्छा, ऐसी कोई अनरियलिस्टिक लाइक हेल्प एक्सपेक्ट की है किसी आपके क्लोज वन ने कि? नहीं, आई वुडंट से, है ना, कि अनरियलिस्टिक किसी ने हेल्प की है. हाँ, कॉल्स ज़रूर आते हैं कि हाँ चालान के लिए ये सब, ये कोई हो गया बेसिक नॉर्मल कि पास दिला दो, रेस्ट हाउस के लिए नॉर्मल आते हैं. वो तो नॉर्मल है, वो हम ठीक है अगर हो पाता है तो कर देते हैं, सो दैट दे सी मतलब हैप्पी रहें कि कुछ ना कुछ हो रहा है. अगर कंप्लीटली कट ऑफ कर दें तो बोलेंगे, तो फिर अलग उनका रहता है कि अब तो ये बन गया, अब तो बातें नहीं करते हैं, अब तो या फिर दिल भी लगे कि है ही नहीं. हाँ हाँ, नहीं वो तो चलो झूठ नहीं, वो तो फिर दूसरा आपको इस तरह से फिर दिल कास्टिसाइज हो ना कि अब
पहले तो थे साथ में अच्छे रहते थे, अब तो बड़ा इंसान बन गया, अब तो कहाँ हमारी बात सुनेगा, हमारी बात करेगा। सो येस, यू मेड, हम पहले क्लियर कर देते हैं कि भाई जो चीज़ें नियमानुसार हो सकती हैं दैट कैन बी डन, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप हाँ नॉर्मल रूटीन चैनल से बड़ा स्लो हो सकता है, उसको हम एक्सपेडाइट करा सकते हैं, दैट वी कैन डू, है ना। तो दैट्स इट। आपने एक वर्ड बोला रूटीन, तो व्हाट डज योर डे लुक लाइक एज द एसडीएम ऑफ कांगड़ा? यस, सो आई टोल्ड यू इन वेरी बिगनिंग, इट्स अ स्पॉन्टेनियस डे, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो वेल प्लान्ड होती हैं कि ओके यू हैव समवन हैज़ टेकन योर टाइम कि इतने बजे 10:30 कैन बी मीट, यू हैव गिवन टाइम कि 10:30 11:30, है ना। तो कुछ मीटिंग्स होती हैं नॉर्मली, सो आई वुड से कि इन अ पर्टिकुलर डे वर्क ऑफ एसडीएम कांगड़ा इज डिवाइडेड इनटू आई वुड से 20% ऑफ मीटिंग्स, है ना, 20 और 30% मीटिंग्स विद वेरियस स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स। किसी डिपार्टमेंट का कुछ फ्रिक्शन इशूज़ हैं, किसी ने कुछ, और इन जनरल एसडीएम हैज़ बीन मेड चेयरपर्सन ऑफ सो मेनी कमिटीज़। जो कमेटी की बैठक होती है, हेल्थ हो गया आपका, ब्लॉक के कार्य हो गए, इन जनरल जो कुछ भी मिसलेनियस काम होते हैं, एसडीएम लुक्स आफ्टर द सब डिवीजन, तो उनकी मीटिंग्स एसडीएम कन्वीन मतलब चेयर करते हैं। तो वो मीटिंग्स होती हैं, कुछ आप चेयर करते हैं, कुछ में आप पार्टिसिपेट करने जाते हैं, धर्मशाला या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मीटिंग्स होती हैं। सो आई वुड से 30% ऑफ टाइम गोज़ इन मीटिंग्स। प्रोटोकॉल वर्क भी यहाँ पे है, तो प्रोटोकॉल वर्क रहता है। उसके अलावा इन जनरल जो जनता यहाँ पे, माई डोर्स आर ऑलवेज ओपन, तो जनता आती जाती रहती है, तो वो भी आपका पब्लिक, आई वुड से कि पब्लिक से मीटिंग का टाइम भी टेक्स अराउंड 30% इक्वली टाइम, लोग आते जाते रहते हैं, तो इट टेक्स योर टाइम। देन वी हैव कोर्ट वर्क ऑल्सो, तो कोर्ट वर्क हमारे रहते हैं, तो आफ्टरनून 3 days अ वीक वी हैव कोर्ट एवरी वीक, तो कोर्ट आपका टाइम लेता है। तो मॉर्निंग यही रहता है, अगर मैं एक टिपिकल डे की शुरुआत करूँ, मॉर्निंग यू गो टू ऑफिस 10 AM, कुछ लोग तो मॉर्निंग में ही होते हैं, यू मीट देम, जो जिनके ग्रीवेंसेस उनको सुनो, है ना। टिपिकली 11 साढ़े 11 मीटिंग टाइम होते हैं, या फिर आपने मीटिंग दे रखी होती है किसी को, या फिर आपको मीटिंग में बुलाया होता है, सो वो टाइम वहाँ रहता है। देन यू अगेन आपके ऑफिस में लोग आते रहते हैं। आफ्टरनून कोर्ट होता है, और कोर्ट के बाद जनता आपके आते रहती है, या फिर आपको इन जनरल मॉर्निंग में कहीं आपको प्रोटोकॉल में जाना पड़ गया, कहीं आपको यहाँ जाना पड़ गया। सो येस, इट्स स्पॉन्टेनियस ऑल्सो, थोड़ा बहुत प्री प्लान रहता है, बाकी तो इस नॉर्मल। ठीक है, तो आपने कहा आपको पब्लिक से भी मिलना होता है, विच रिमाइंड्स मी ऑफ द फैक्ट कि आप पॉलिटिक्स से भी काफ़ी क्लोज नेट काम करते हैं, मतलब पॉलिटिशियंस भी ऑब्वियसली आपका इंटरेक्शन रहता है रेगुलर। सो कभी ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है कि जहाँ पे यू नो लाइक कोई पॉलिटिशियन है एंड दैट थिंग इज़ नॉट मेकिंग सेंस, बट लाइक यू, आपको उसके बारे में ज़्यादा पता है, पर आपको किसी और चीज़ पे अग्री करना पड़ रहा है, बिकॉज ऐसे डायनामिक्स हैं हमारी सोसाइटी के। मतलब आई डिडंट गेट योर होल क्वेश्चन कि मतलब माई क्वेश्चन इज़ कि कई बार, ठीक है, लेट्स बी फेयर, हमारे देश में नेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आपको, और कोई जीत के नेता उस पोजीशन में आ गया है, और वो आपसे आप उसको कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी है, बट बिकॉज दैट पर्सन लैक्स एजुकेशन ऑन दैट मैटर, तो वो आपको कुछ और करने को बोल रहा है, यू नो। आई बिलीव इट मस्ट बी अ कॉमन सिचुएशन। कॉमन तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ, अगर जैसे पॉलिटिकल सर्कल से डिमांड्स तो आती है कि हाँ ये, देन वी एक्सप्लेन कि जनाब सर ऐसा है, ऐसा ऐसा ये हो सकता है, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, वी एक्सप्लेन द पोजीशन कि ऐसा है। तो वेल रीजन पॉलिटिशियन दे नो। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आजकल के जो पॉलिटिशियन हैं, स्पेशली इन हिमाचल, वो नियम नहीं जानते हैं, वो रूल्स नहीं जानते हैं, वो जानते हैं। वो अगर उन्होंने इतना सर्व किया है, और पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस हमारे पास आते हैं, दे वेल रेड, तो दे नो। तो कुछ मतलब मैक्सिमम मैं कहूँगा कि इतनी तो डिमांड्स आती नहीं है कि एकदम कम्प्लीटली अनरीजनेबल हो, है ना। तो वो उस तरह की डिमांड्स नॉर्मल जो हैं वो करते हैं। अगर कुछ है तो वी एक्सप्लेन द पोजीशन कि सर ऐसी है ना, अगर ऐसे नियम हैं तो ऐसे हो सकता है, इसके बाहर तो ना हम जा सकते हैं, अगर कुछ करना है तो नियमों में बदलाव करना होगा, है ना। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम अकोमोडेट कर सकते हैं कि हाँ दिस इज़ ये है, ये हो सकता है सर, है ना। कुछ चीज़ें एक्सपेडाइट करने के आई वुड से, है ना। नॉर्मली आई वुड से कि मोस्टली जो जनता भी हमारे पास आती है वो उन्हीं कामों के लिए आती है जो कि नॉर्मली रूटीन अफेयर्स में हो जाते हैं। बट सिंस सिस्टम, मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे हैं कि चीज़ें टाइम लेती हैं, है ना, तो वो उनको एक्सपेडाइट करने के लिए हमारे पास आते हैं कि इनका जनाब ये करवा देना, है ना, नॉर्मल जो नॉर्मल हो सकता है ना। और हमारे अगर बात करने से, कॉल करने से वो चीज़ें एक्सपेडाइट होती है, दे फील हैप्पी कि हो गया, है ना। तो कुछ चीज़ें वो सारी मैक्सिमम जो आती हैं वो होने वाली चीज़ें होती हैं कि हो जाएगी। कुछ चीज़ों में आपको पढ़ना पड़ता है कि ठीक है वेदर इट कैन बी डन और नॉट, विल एग्जामिन इट, है ना।
कि सर एक बार देखते हैं कि किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, अगर है पॉसिबिलिटी तो व्हेन पुट अप द प्रपोजल कि सर इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, बट द वे आपने इस क्वेश्चन को आंसर किया, मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में उतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं है कि उतना क्लैश हो रहा है या बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस आर ट्राइंग टू कंट्रोल पीपल, राइट, लाइक कंट्रोल द ब्यूरोक्रेसी। इस तरह से अनरीजनेबल डिमांड्स तो नहीं आती हैं, कंप्लीटली अनरीजनेबल, मतलब कॉन्वर्सेशन हो जाती है ना, बिकॉज समटाइम्स यू कांट इवन टॉक टू द पर्सन ना, इट्स डिफिकल्ट टू गेट द पर्सन टू टॉक आल्सो एंड दे आर जस्ट लाइक I want this. I would say कि ये That's not the case in Himachal. Executive and bureaucracy with the executive, they have to work in tandem also. Executive हैं तो they are the political, they have the mandate, and we are the bureaucratic person जो हम executives इस तरह से काम करते हैं। तो yes, बातचीत तो दोनों में रहनी चाहिए और वो that is a sign of healthy democracy, है ना। We can't be working without taking their aspects कि उनका क्या इसमें विचार है ना। तो दैट इज़ हाउ हेल्दी डेमोक्रेसी शुड वर्क, कि दोनों के बीच में अच्छा वार्तालाप होना चाहिए, कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, है ना। ऐसा ना हो कि हम कुछ और कर रहे हैं, उनको कुछ और उसका आभास हो रहा हो कि ये इसलिए कर रहे हैं। सो मेक इट वेरी क्लियर कि आप बातचीत रेगुलरली करें, जो कुछ है कि ये कंसर्न्स हैं तो ठीक है, अगर आपके कंसर्न्स हैं हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, हमारे इसमें ये लिमिटेशंस हैं, विल पुट फॉरवर्ड कि हमारी ये लिमिटेशंस हैं इसमें। जी, लेट्स टेक अ 2 मिनट ब्रेक, राइट। तो आप जुड़े रहिए समाचार फर्स्ट से, हम एक ब्रेक के बाद आपको वापस मिलेंगे। सो बहुत बार जब लोग आपस में भी बात कर रहे होते हैं तो वो ऐसी ना रिडल्स पूछते हैं एक दूसरे से और बोलते हैं कि ये आईएएस के इंटरव्यू में पूछा था और ऐसे ऐसे, मतलब कई रिडल्स होती हैं, पहेलियाँ। तो इंटरव्यू के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। बहुत बात होती है कि आईएएस का इंटरव्यू इतना मुश्किल होता है, ऐसा होता है, क्या होता है एक्चुअल में? लाइक वो मतलब बहुत अकेडमिक बेस्ड होता है? What does an IAS interview look like if you had to take us through कि ऐसा होता है? In general, I would say कि IAS interview और in general interview it's like an conversation. वो एक तरह से जो लोग कहते हैं कि रिडल्स होती हैं कि अगर आप IAS बन पाओगे तब ये हाँ, अंडा डाला और फर्श पर नहीं, वो सब। That is not true at all. That is not true at all. है ना। कुछ लोग तो जैसे कहते थे कि ये बताओ इस बिल्डिंग में कितनी खिड़कियां हैं, है ना, ऊपर आए हो तो कितने सीढ़ियां चढ़ के आए हो। और एक वन वाज वेरी इंटरेस्टिंग, सॉरी बट इट वाज कि उन्होंने बोला कि सीढ़ियों पे वो विंडो पे खड़े हो जाओ और कूद जाओ, और फिर उसने बोला कि नहीं ऐसे कैसे कूद जाऊं बाहर, इतने बट अंदर कूदना था, दैट वाज द। तो ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, दैट इज रिडल। बाकी आई वुड से कि इंटरव्यूज आर सब्जेक्टिव, डिपेंड्स ऑन द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स, बट आई वुड से कि इस तरह के होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द ये जो अवधारणा, ये लोगों में जो भ्रांति फैलती है, इट्स बिकॉज जो लोग यूट्यूब पे इंटरव्यू देखते हैं वो मॉक इंटरव्यूज होते हैं, असली के इंटरव्यूज आर नॉट अवेलेबल ऑन, और वो ऐसे नहीं होते, और ऐसे नहीं होते हैं। तो मॉक इंटरव्यू में कोई किस तरह का सवाल पूछ ले, लोगों को लगता है ये असली इंटरव्यू है ना, तो उसके बेसिस पे वो ये बना लेते हैं कि अच्छा इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं या इस तरह के नहीं। कुछ एक फन टाइप के क्वेश्चन में भी एन इंटरव्यू कैन आस्क, है ना, जस्ट कि ऐसे ही मूड को लाइटन अप करने के लिए जस्ट, बट उसके बेसिस पे आप पूरे इंटरव्यूज़ को इस तरह से रखना कि हर आईएएस के इंटरव्यू में रिडल्स पूछी जाएंगी, ये पूछी जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। ये फिर पूरा इसको जनरलाइजेशन करना सही नहीं रहेगा। तो आई हैव फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन मेरे पास आया नहीं था कि ये बताओ कोई पजल या रिडल पूछ ली, नथिंग। It was all about your subjects? नहीं, इट्स अ वेरी, मतलब इंटरव्यू तो काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट से था। बाकी मैं रिडल्स में ये कहना चाहूँगा, अगर मान लो किसी एस्पिरेंट ने कहा है, किसी कैंडिडेट ने कहा है कि यस आई हैव इंटरेस्ट और हॉबी इन दिस टाइप ऑफ दिस थिंग, तो उनके ऊपर ये सवाल फिर आ सकता है। तो डिपेंड्स ऑन द हॉबी एंड इंटरेस्ट। अगर किसी ने कहा होगा कि यस आई लाइक डूइंग दिस थिंग, सॉल्विंग रिडल्स इन दिस थिंग, तो शायद से वो सवाल आ सकता होगा। बट इन जनरल आप फिर दूसरा पूछ रहे थे। हाँ, तो जैसे कि पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो नॉलेज आई थिंक वो प्री और मेंस में टेस्ट कर चुके होते हैं। इंटरव्यू में इज इट मोर ऑफ अ पर्सनालिटी टेस्ट? यस, आई वुड से यस, इंटरव्यू इज अ मोर ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट। और अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड और यस, यूपीएससी का जो पैम्पलेट है और जो क्वेश्चन आता है उसमें इंटरव्यू शब्द कहीं नहीं यूज नहीं किया उन्होंने, इससे लिखा है इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट। तो इंटरव्यू दे अवॉइड द टर्म इंटरव्यू ऑल्सो इन दैट थिंग। तो इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो उसमें वी हैव वेरी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डैफ, जिसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हम लिख के देते हैं कि कहाँ से आपने पढ़ाई करी, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी, क्या आपका जॉब एक्सपीरियंस है, क्या आपके अचीवमेंट्स विच यू वांट टू मेंशन, क्या आपके हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स, एंड आपके फैमिली का भी पूछा जाता है, बैकग्राउंड, इस तरह से। सो दे हैव द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन फ्रंट ऑफ देम। जब उसके बेसिस पे दे कैन आस्क क्वेश्चन, सो दे हैव द होलिस्टिक पिक्चर ऑफ कैंडिडेट कि कैंडिडेट कहाँ से आया है, कहाँ उसने पढ़ाई करी है, कहाँ उसने जॉब करी है, क्या उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, फादर मदर, whether they work or not, everything is mentioned in that. So they want to judge the holistic personality based on that. तो उनके पास काफ़ी मटेरियल रहता है from which they can ask question.
ठीक है, आपकी जर्नी जो रही है उसमें सब मतलब कोई ऐसा बहुत सपोर्टिव इंसान रहा है आपके साथ? यस, आई वुड से फैमिली इज़ अ फर्स्ट पिलर ऑफ सपोर्ट। कि जब भी आप इस तरह का डिसीजन लेते हैं, क्विटिंग जॉब इज़ नॉट एन ईजी डिसीजन टू मेक, है ना। यू हैव टू हैव द सपोर्ट ऑफ द फैमिली। आई हैव सीन फ्यू फ्रेंड्स जो फैमिली उनको कह रही थी कि नहीं मत करो, है ना, और वो करना चाहते थे। डू इट विद योर जॉब भी कंटिन्यू रखो, बिकॉज कहीं के बैकग्राउंड सबका डिफरेंट होता है, सो वी कांट पुट आवर सेल्फ इन देयर शूज़ और उनको कहो कि आप इस तरह से कर सकें। सो येस, फैमिली का सपोर्ट इज़ प्री कंडीशन इन दिस, कि आप अगर फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, सो यू हैव दैट वन फैक्टर कि नहीं, समवन इज़ देयर लुकिंग आफ्टर मी, है ना। तो आप और एटलीस्ट आप कांस्टेंट गिल्ट में नहीं हो कि ये परेशान है कि मैं ये कर यस यस यस, तो वो फिर फैक्टर रहता है ना, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी। आपको नहीं पता कि आप सक्सीड करेंगे नहीं करेंगे, देयर आर वेरी लेस चांसेस, है ना। तो फिर आपके ऊपर वो एडिशनल प्रेशर आ जाता है कि यू आर गोइंग अगेंस्ट द विशेस ऑफ फैमिली, और इस तरह से कर रहे हैं, यू आर नॉट श्योर कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो येस, फैमिली देन फ्रेंड्स ऑल्सो हेल्प्स, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, है ना। काफ़ी हाइज एंड लोज आपकी जर्नी में आएंगे। सम डेज यू फील क्वाइट मोटिवेटेड, एकदम जॉयस कि सब कुछ अब तो भाई मैं कर ही लूँगा, है ना। सम डेज व्हेन योर डे इज़ नॉट देयर, आपका स्कोर अच्छा नहीं आया एंड यू सी समवन एल्स डूइंग गुड, और आपको लग रहा है कि आप कंपैरिजन कर लेते हैं, यार ये तो इतने ज़्यादा इसके मार्क्स आ रहे हैं, इतना ज़्यादा कर रखा है, इतने साल से प्रिपरेशन कर रहा है, मैं अभी आया हूँ, क्या मेरा स्कोप है, मैं इस क्राउड में कहाँ स्टैंड कर पाता हूँ। देन यू फील लो ऑल्सो। सो यू नीड फ्रेंड्स एट द टाइम जो आपको मोटिवेट करें, यस कि यस यू कैन डू इट, हैव नोन यू। एक आपको मोटिवेशन मिलती है उनसे भी कि नहीं आपको, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली आई वुड से इट्स रिक्वायर्ड इन दिस लॉन्ग जर्नी। तो आपने प्रिपरेशन जब किया, आप हिमाचल में ही थे या फिर आपने कोई कोचिंग्स ली दिल्ली जाकर या कुछ? आई वॉज डूइंग जॉब एट द टाइम जब मैंने प्रिपरेशन का डिसीजन लिया, तो आई क्विट माई जॉब एंड स्टार्टेड प्रिपरेशन देयर इन दिल्ली इटसेल्फ। तो वहाँ पे आई स्टेड देयर फॉर 8 to 9 months एंड प्रिपरेशन टाइम मेरा कोविड से क्लैश किया था। अच्छा। तो इन आई थिंक Feb 2020 और समथिंग 2020 आई थिंक कोविड केम। इस टाइम पे हम दिल्ली में थे, देन वी केम बैक होम। उसके बाद प्री भी हमने मतलब तैयारी यहीं से करी, जो रेस्ट ऑफ द प्री था हमारा जर्नी और मेंस की। कोई कोचिंग्स ऑनलाइन या कुछ? कोचिंग फिर हाँ, मतलब जितनी कोचिंग वहाँ होगी थी, आई वाज टेकिंग कोचिंग, तो मेरा ऑप्शनल कोचिंग कंप्लीट हो चुकी थी उस टाइम पे 3-4 months की। जीएस की वाज कंटिन्यूइंग, तो रेस्ट ऑफ द कोचिंग ऑनलाइन थी। एंड जो मेरी कोचिंग थी वो इस तरह से थी, आई कंटिन्यूसली मैं वहाँ गया नहीं, उसके वीडियोज़ लेक्चर्स हमारे पास आ जाते थे। आई थॉट इट्स मोर प्रूडेंट टू वॉच दोज वीडियोज़ एट होम इन कम्फर्ट। तो मेरे को इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा कि मैं दिल्ली में कर रहा हूँ या घर पे कर रहा हूँ। तो रेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन मैंने घर से ही करी। येस, एग्ज़ाम सेंटर मेरा दिल्ली में था, तो फॉर द एग्ज़ाम्स आई हैड टू गो टू दिल्ली, तो वहाँ से किया मैंने। एक ये बहुत होता है कि इतने घंटे पढ़ना चाहिए अगर आईएएस बनना है, तो ऐसा कोई नंबर ऑफ आवर्स है कि इतने घंटे पढ़ना चाहिए और हफ्ते के इतने दिन पढ़ना चाहिए और ब्रेक इतने दिनों बाद लेना चाहिए, ऐसा कोई सेट नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं है। एंड आई जनरली एडवाइज पीपल ऑल्सो कि एक तरह से वो अपने आप को बांध ना ले एक पर्टिकुलर टाइम टेबल से। आई हैव सीन सम पीपल कि एकदम 5:30 उठेंगे, वो फिक्स टाइम टेबल लगाया होता है, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल, वो नहीं काम करता है। कितना घंटे पढ़ना चाहिए, इट्स योर डिसीजन कि आप कितना दे पा रहे हैं। यू शुडंट फील गिल्ट कि आई एम एन्जॉइंग टू मच, है ना, कि आप कर रहे हैं, आप जितना दे पा रहे हैं, विच योर बॉडी कैन सस्टेन, विच योर माइंड कैन कंटिन्यू। आपकी माइंड और बॉडी दोनों साथ में चलना चाहिए, सिंक में रहने चाहिए, उतने आप टाइम दो। सो कोई फिक्स आवर नहीं है। येस, इफ़ यू आर हैप्पी गिविंग 9 hours इंक्लूडिंग, जब ये लोग कहते हैं ना कि आप 12 घंटे 14 घंटे कैसे पढ़ते हैं, दैट इंक्लूड्स कोचिंग टाइम ऑल्सो, है ना। 2-2.5 घंटे अगर आपने कोचिंग की, अगर आपकी 2 कोचिंग पैरेलली चल रही है, ऑप्शनल एंड जीएस की, 2.5 घंटे की नॉर्मल कोचिंग, 5 hours तो वहीं होंगे आपके। 5 hours आप सेल्फ स्टडी का लगा लो, तो 10 hours तो नॉर्मली बन जाते हैं किसी के सेल्फ स्टडी में, अगर कोई कोचिंग ले रहा है। प्लस 1-2 hours यू कैन पुट एक्स्ट्रा अगर कर रहे हैं, तो येस 11 hours तो बन जाते हैं। सो आई हैवंट कैलकुलेटेड कि कितना टाइम मेरा पर डे बन रहा है या पर वीक बन रहा है। और आई थिंक हर दिन सेम हो ये भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो आप जितना टाइम दे पा रहे हैं, जितना आपके पास अवेलेबल है, यू शुड डिवोट, है ना। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि देयर इज़ नो फिक्स फार्मूला कि यू हैव टू गिव इतने आवर्स, इतने नंबर ऑफ आवर्स यू हैव टू गिव इतना। बस ये है कि आपका जो टाइम है, यू हैव टू थिंक फ्रॉम पर्सपेक्टिव कि आपके साथ लाखों लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो इफ़ यू आर नॉट studying at the time, or if you are devoting it to some unnecessary work which can be avoided, I'm not saying कि आप completely ही cut off कर दो, I'm saying कि आपका body और mind भी साथ में आपका रहना चाहिए। if you are इतना ज़्यादा आपने hectic schedule कर लिया कि आप उसके बाद continue नहीं कर पाए after 1 month, that is not advisable also। एक आपने लाइन कही कि गिल्ट ले लेते हैं लोग कि आई एम एंजॉइंग टू मच,
तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो इंसान प्रिपेयर कर रहा है वो सोचता है कि मैं एक दिन का ब्रेक लेता हूँ, आई विल नॉट स्टडी। वो एक दिन 2 दिन बन जाता है, 2 दिन 3 दिन बन जाते हैं। क्या ये कॉमन है, सबके साथ होता है? मैं तो नहीं कहूँगा, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था, है ना। बट हाँ वही ना, आप ब्रेक लेना है, यस आप लो, क्योंकि यू नीड समथिंग टू रिचार्ज योर बॉडी एज वेल, है ना। तो लो, बट उसका ये रखो कि अननेसेसरी आप ज़्यादा ब्रेक ना ले लो। देन यू कैन एक रख लो कि आप इस तरह से सभी के साथ रेस में हैं, है ना। इफ़ नॉट डूइंग वेल तो कोई और पढ़ रहा होगा, है ना, तो गिल्ट तो आ ही जाता है उस तरह से। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था कि हाँ अगर एक दिन का लिया उसको 2-3 दिन कर दिया, ये कर दिया, तो इस तरह की सिचुएशन मेरे साथ हुई नहीं। बट हाँ ब्रेक्स आर नेसेसरी, वो रहते हैं। अब ब्रेक्स को आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, कि आप पर्सन किसी को अगर फ्रेशन ऊपर अगर कोई जिम जाते हैं, कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं, उनसे उनका माइंड एंड बॉडी रिचार्ज होता है कि यस स्वेटिंग से उनको हो जाता है। कहीं अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने पेरेंट्स से बात करना प्रेफर करते हैं, कहीं कुछ शॉर्ट यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं, ठीक है, नॉट द होल मूवी। कहीं ठीक है कि कहीं उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया होता है कि आफ्टर 1 वीक हम अपने आप को एक रेस्ट देंगे, मूवी देखेंगे या टीवी से समथिंग। तो कुछ भी रखो, इट्स अप टू अ पर्सन कि किस तरह से उनकी माइंड और बॉडी रिचार्ज होती है। ठीक है। एक हम वैसे मतलब कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस बेस्ड या पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कांगड़ा में पोस्टेड हैं और चिट्टे का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है, बहुत अरेस्ट्स भी हो रहे हैं। तो मतलब मेरा सवाल आपसे कुछ ऐसा नहीं है कि क्या चल रहा है कांगड़ा में और इस केस में क्या हो रहा है उस केस में। एज ईशान जसवाल, आपको क्या लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट हो जाना सोल्यूशन है, या फिर आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन होना चाहिए इस प्रॉब्लम का जो एज अ सोसाइटी हमें टैकल करना है? येस, दैट्स आई थिंक बर्निंग इशू एट प्रेजेंट कि हिमाचल में जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुके हैं। एंड इन जनरल येस, कांगड़ा पूरे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी इस तरह के केसेस हैं। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई पुलिस टीम में यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँगा कि डिटेक्शन यहाँ हुए केसेस जितने NDPS में हो, आई थिंक बाकी किसी और सब डिवीज़न में नहीं होंगे जितना पुलिस टीम यहाँ के इस पर पूरे डेडिकेशन के साथ लगी हुई है। बट रही बात अब इसकी एज अ ड्रग मैनेज को हम किस तरह से देखते हैं, वेदर वी वांट टू सी इट फ्रॉम दी पनिशमेंट एंगल और प्रिवेंटिव इस तरह से, तो येस देयर आर बोथ नेसेसरी लॉज। अभी सरकार ने आई थिंक हैड टेकन अ स्ट्रिक्ट स्टांस एज वेल कि जितने भी जो ड्रग पेडलर्स हैं जो कि बल्क क्वांटिटी में करते हैं, दे आर द मेन सोर्स जहाँ से आता है ना। और फिर जो आते हैं आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं जो स्मॉल में, तो वो डिफ्रेंशिएट करना कई बार मुश्किल हो जाता है कि वेदर इट्स ये आई वुड से कि हाँ कई लोगों को होती है कि सोसाइटी की काउंसलिंग और सोसाइटी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उनको हम अननेसेसरी अगर पनिशमेंट में डालेंगे तो फिर कंप्लीटली दूसरी साइड चले जाते हैं, जिनको अगर हम वापस सोसाइटी में घोल मिल सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग विक्टिम हैं जिनको हम कल्प्रिट समझ रहे हैं। यस, सो दैट्स वेरी ट्रू कि हम कुछ विक्टिम्स को कल्प्रिट अगर बना देंगे तो वो फिर कल्प्रिट ही बन जाएंगे। विक्टिम्स को अगर हम थोड़ा सा काउंसलिंग सपोर्ट दें, थोड़ा सोसाइटी में इस तरह का आई वुड से कि एक तो स्टिग्मा है विच इज़ ट्रू ऑल्सो इस तरह से, बट वो ज़्यादा पुलिस भी फोकस कर रही है कि जो मेजर डीलर्स हैं, जो पेडलर्स हैं, उनके ऊपर अरेस्ट करें, है ना। और एक्ट में भी प्रावधान है कि जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में मिलता है उनको पहले वो काउंसलिंग करते हैं। एक हमारे यहाँ पे डी एडिक्शन सेंटर्स भी हैं पूरे कांगड़ा, पूरे हिमाचल में, वहाँ पे इनको जाके भेजा जाता है कि अब इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग ऑल्सो, वी हैवंट स्टडीड वेट, आई थिंक पुलिस वाले इसमें ज़्यादा बता पाएंगे। बट जिन चीज़ों को हम बोल देते हैं कि नहीं, कई तो लोग इसमें इतने आदी हो चुके हैं, दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर सेल्स, है ना, तो उनको फिर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। वो दे आर नॉट डूइंग वर्क। बट हमें उन्हें आउटकास्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए कि कि मतलब उनको ऐसे ट्रीट करें कि ये तो यहाँ बिलोंग ही नहीं करते और इनको अलग कर दो सोसाइटी से बिल्कुल। दैट इज़ नॉट अ गुड से कि उसके बाद वो जो मान लो कि वो सोसाइटी में वापस आ सकते हैं, उनको हम फिर एकदम कट ऑफ कर दें ना, तो फिर वो दूसरी साइड चले जाएंगे, कम्प्लीटली गॉन, है ना। तो वो एक सॉफ्ट उनकी तरफ रखना, और वो उनकी तरफ भी जाएंगे जो उनको एक्सेप्ट कर रहे होंगे उस टाइम पे जब बाकी लोग उनको कट ऑफ कर रहे हैं, जो कि पेडलर्स हैं ऑब्वियसली। यस ट्रू। तो जो डी एडिक्शन सेंटर में लोग होते हैं, बच्चे जाते हैं, आई वुड से कि जो पेरेंट्स उनको भेजते हैं, इट्स अ गुड थिंग। और सोसाइटी को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि दे हैव रियलाइज द प्रॉब्लम, हाँ कि ठीक है बच्चा हमारा इसमें संलिप्त है, बट वी नो कि हमारा बच्चा इसमें रिकवर कर पाएगा। मतलब वो इतना बड़ा है नहीं कि वो बाकियों को नशे के उसमें लगाए है, उसको किसी ने गलती से लगा के बहला फुसला के, बिकॉज मोस्टली टीनेजर्स होते हैं जितने भी हमारी वल्नरेबल ग्रुप होते हैं, जो उनके पीयर प्रेशर में आके या फिर किसी के बहकावे में आके कर लेते हैं। अगर उस टाइम पे हम उनको कंट्रोल कर लें, उनको हम थोड़ा सा काउंसलिंग दें, अगर ज़रूरत है तो ये 6 मंथ्स का कोर्स होता है आपका डी एडिक्शन सेंटर में, है ना, उसमें जाके उनको मोटिवेशन दें, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दें, सपोर्ट दें, है ना, कि नहीं यू कैन रिकवर। उस तरह से अगर उनको सोसाइटी वापस एक्सेप्ट करना चाहिए, सो दैट
लोगों को ये रहे कि ठीक है, फिर वो लोग इतना मतलब कास्टिसाइज नहीं करेंगे इनको कि नहीं आप सोसाइटी से बाहर ही चले जाओ। यस हमने सिंथेटिक ड्रग्स की अभी बात की, बट अभी रिसेंटली एक स्टडी आई थी कि स्मोकिंग जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई है अभी। और जो भी कुछ सर्वे हुआ था उसमें यही था कि इंडियन पॉपुलेशन डेवलप्ड कंट्रीज से भी ज़्यादा स्मोक कर रही है एट दिस पॉइंट। एक टाइम था जब लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूएस वगैरह में बहुत ज़्यादा स्मोकिंग किया करते थे लोग, बट अभी एज पर द स्टडी दैट आई एम कोटिंग इंडियंस आर स्मोकिंग मोर देन द डेवलप्ड नेशंस एज वेल। एंड वन मोर थिंग, नोटिसेबल थिंग इन दैट स्टडी वॉज कि इंडियन विमेन आर स्मोकिंग मोर देन इंडियन मैन at this point. So with someone like you जिसको people will take seriously and all, so we would want you to give a message to the youth and everybody जो smoke कर रहा है। नहीं, मैं स्मोक में इन जनरल मैं ये मैसेज देना चाहूँगा जो भी हमारे यूथ हैं कि वो नशे से दूर रहें। इन जनरल मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हर इंसान का अपना एक लक्ष्य होता है, एक प्रिंसिपल्स होते हैं कि येस आई वॉन्ट डू इट, है ना। और आई हैव सीन दैट फेज कि लोग देखते हैं कि पीयर प्रेशर में आके लोग इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं। तो वो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको सेल्फ मोटिवेशन बहुत होनी चाहिए, है ना, कि थिंक ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, कि अगर आप इस चीज़ में चले जाएंगे तो आपका क्या होगा, है ना। कि नशा आपको ना सिर्फ शारीरिक रूप से आपको मार करता है, ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक सभी एंगल से आपको बर्बाद कर देगा। बिकॉज अगर आप किस चीज़ के आदी हो जाते हैं तो पहले तो आपकी अपनी सेहत का नुकसान होगा, आपकी सेहत का नुकसान होगा, आपके फिर जो इट्स ऑल्सो होल इन योर पॉकेट। हाँ, आपको क्योंकि उसके लिए फिर आपको लत लग जाएगी। आप पैसे आप कमाते हैं नहीं, अगर इफ़ यू आर अनएम्प्लॉयड यूथ, है ना, आप कमा नहीं रहे हैं, आप फिर चोरी करेंगे, चोरी करने से सामाजिक इशू बन जाएगा, आप सोसाइटी में न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, तो आपको सोसाइटी से भी आपको वो कट ऑफ कर देंगे। आप तो अपने परिवार से तो गए, आपने अपने शरीर का भी हालत ख़राब कर लिया, अपनी मेंटल पीस भी आपने ख़राब कर लिया, अपने समाज के जो सोसाइटी का वैल्यूज़ थे, जो सामाजिक दायरा था, उसको भी आपने ब्रेक कर दिया कि सोसाइटी भी आपको ट्रस्ट नहीं कर रही है। अगर आप इस तरह से एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ घुस जाते हैं और एंटी सोशल एक्ट्स करते हैं, चोरी करते हैं, इस तरह से करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर आई मीन डेल्ट इन डिटेल विद द पुलिस, बट जितने भी अब क्राइम केसेस होते हैं जो उसमें हमारे ये जो एक्यूज़ड होते हैं वो नशे के सेवन में होते हैं, है ना। तो इस तरह से मेरा मैसेज यही रहेगा कि हैव टारगेट इन योर लाइफ, है ना। एक अपने जीवन में एक टारगेट रखें कि मेरे को क्या करना है, और अपने पीयर ग्रुप से, मैं ये नहीं कहूँगा अपना फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट, बट सिलेक्ट योर पीयर ग्रुप, है ना। अपने आप में इंटरनल मोटिवेशन रखो, और जब भी अगर आप कोई इस तरह से बहलाए फुसलाए तो पहले अपने आप शांति से 2 मिनट अपना सोचना कि मैं ये करूँगा तो क्या इसका हासिल हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है मेरे ऊपर, है ना। तो पीयर प्रेशर को भूल जाएं, है ना। यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। अगर आपके दोस्त इस तरह से हैं तो उन दोस्तों को भी ये सलाह दें, है ना। इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग, आई नो, कि लोगों को पीयर प्रेशर को टैकल करना। तो इसमें आई वुड से फिर हमारे समाज का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि यूथ तो है हमारा, समाज भी उनको कंटिन्यूसली गाइड करे और इस टॉपिक पे बात करे। आजकल ई सिगरेट्स और वेपिंग का थोड़ा कल्चर शुरू हुआ है, और ई सिगरेट्स और वेप्स जब आए थे, आई रिमेंबर, तो वो इस ब्रांडिंग के साथ आए थे कि दीज आर नॉट हार्मफुल एंड सिगरेट्स आर हार्मफुल, सो लाइक ये हार्मफुल नहीं है और स्मेल वगैरह भी नहीं आता है। बट you know, like there have been studies now कि everything is equally harmful. Okay, yeah, I haven't much knowledge about that, but yes, I would say कि smoking in general is harmful. Yeah, I mean, just quit it. Why do you need an alternate to it, right? So towards the end of this interview, this podcast, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ किस तरह की रही है इससे पहले, सर्विसेज ज्वाइन करने से पहले आप किस तरह के इंसान थे, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, लाइक स्ट्रेस आप कैसे दूर करते हैं, ये सारी चीज़ें, एक थोड़ा सा ओवरलुक ऑफ योर लाइफ। ओके, पर्सनल लाइफ आई वुड से कि yes, more of the same after joining services also, before services also. One thing is that which I've cleared also कि थोड़ा बहुत in public now we become little conscious कि हम क्या कैसे हैं, किस तरह से। Earlier we were free word कि जो मर्जी करो। बाकी तो hobbies in general I would say कि I love traveling, है ना, hiking I love कि इधर उधर मतलब छोटे मोटे ट्रैक हो। So I would love to do that कि अपने फ्री टाइम में वीकेंड्स पे go around and see the places and normal कोई इतनी I would say intellectual hobbies तो नहीं है, सिंपल हमारी जो एक नॉर्मल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की रहती है कि you watch movie, TV series, cricket we love to play, है, we have good team here in Kangra. Do you read? Yes, in general no, I would say कि reading अगर if you say कि आप do you read novels and this kind of books, I would say कि yes, I have quite a good respect for the people those who read. I think यार क्या कर पाते हैं, I tried reading but नहीं हो पाता,
सो आई प्रेफर वॉचिंग देन मूवीज़ एंड टीवी सीरीज़ की जो नॉवेल है उसके बेस्ड अगर कोई मूवी है आई वुड प्रेफर वॉचिंग दैट मूवी. So for the longest time I used to like the idea of me liking to read. I used to believe that I like reading, but I've accepted now that I don't. I've accepted. अब से कि मैं जो लोग ये करते हैं I have huge respect for them. I मतलब कि यार ये लोग किताबें पढ़ते हैं I want to do that. Yes. But जब आपके पास option होता है I have seen myself कि if you want to read a book or if you want to watch a movie based on that book. हाँ. I would prefer watching a movie. हाँ, और जैसे जो रीडर्स होते हैं वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग कोई भी बुक पढ़ लेते हैं, मतलब उनको कोई रेकमेंड करे या उनको कोई नई बुक दिखे वो उठा के पढ़ लेते हैं. फॉर मी अगर मैं वो बुक पढ़ूंगी भी तो भी मुझे पहले से पता होना चाहिए कि दिस इज द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस बुक, इससे मुझे कुछ मिलेगा तो मैं ये करूंगी, बट आई विल नॉट डू इट कि मुझे ये पसंद है, मजा आ रहा है करने में. नॉर्मल जो अगर मैं कहूँगा रीडर्स होते हैं ना, दे रीड अ बुक देन दे सजेस्ट टू अदर्स. किस तरह से हम उस टाइप के होते हैं कि कोई हमें बताए कि दिस इज अ गुड बुक यू शुड रीड, तब जाके हम फोर्सफुली इस बुक को पढ़ते हैं कि या किसी ने रेकमेंड किया इट्स अ गुड बुक. जो एक्चुअल रीडर्स जिनकी हॉबी होती है ना दे पिक अप बुक उसको पढ़ते हैं ना एंड दे हैव मतलब किसी भी टाइम वो खत्म कर पाते हैं. अगर मेरे को पढ़नी आई हैव रेड क्वाइट अ फ्यू बुक्स उसी कारण जब रिकमेंडेशंस आती हैं और वो भी इस तरह से प्रेशर में कि आई वुड रीड 100 पेजेस आज तो करके ही जाऊँगा. हाँ, तो आई वुड से कि वो फिर एक हॉबी में नहीं आएगा. दैट इज अ फोर्सफुल थिंग बिकॉज आई हैव रिस्पेक्ट फॉर द पीपल हु रीड इट, सो आई वांट टू डू इट, बट वो अंदर से नहीं आता है. Yes, like you read books because you wanted marks in UPSC. That is thing, yeah. So there was. In general, I would say that to all the aspirants as well. Whenever they are preparing for the services, they are reading a subject or they are जो भी कुछ वो पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी बुक्स पढ़ रहे हैं, they are doing it to clear exam and be clear in that. है ना, कुछ आई हैव सीन वेरी डीप चले जाते हैं. यू आर नॉट डूइंग समथिंग पोस्ट ग्रेजुएशन दैट सब्जेक्ट और आप उसमें ज्ञान इतना भी ना बढ़ा लो कि जो आपका मेन टारगेट है, योर मेन टारगेट इज टू क्लियर एग्जाम. एकदम स्पेस, मल्टीवर्स, नेबुला, गैलेक्सी, इतना डिटेल में मत जाओ. जितना आपको यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है बस उतनी जानकारी रखो. यस, इफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं रीड उस हिसाब से जितना आपसे यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है. तो ये अपने माइंड में रखो कि मैं पढ़ रहा हूँ क्यों, मेरे को एग्जाम क्लियर करना है. उसके बाद इफ यू वांट टू रीड इट फॉर द हॉबी प्लीज आप उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट मत हो. उस टाइम पे मत डिस्ट्रैक्ट. उसके बाद आप यस ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम आपको कई चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं. यूपीएससी प्रिपरेशन की वन गुड थिंग इज दैट इट मेक्स यू होलिस्टिक. आपको इतनी ज़्यादा आपको नॉलेज हो जाती है, इतनी ज़्यादा सब्जेक्ट के बारे में ओवरऑल नॉलेज होती है. आई वुडंट से कि डीप नॉलेज जाती है, बट यू नो कि अच्छा इसमें ये किया जा सकता है, ये है. सो बट उसमें उस टाइम पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना कि अच्छा चीज़ आपको अच्छी लग रही है, यस उसको नोट डाउन करो, एग्जाम क्लियर कर लो, उसके बाद आपने जो करना करते रहना. तो दैट इज़ द थिंग. सिंस हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स का क्या लाइक प्रोफेशनल बैकग्राउंड था? क्या आप एक बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं? प्रिविलेज बैकग्राउंड तो मैं नहीं कहूँगा. नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली. माय फादर सर्विंग इन इंडियन आर्मी, एक्स सर्विस मैन. नाउ ही इज़ रिटायर्ड एंड वर्किंग विद स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एज जूनियर हेल्पर. तो माय मदर इज़ अ होम मेकर, है ना, नॉर्मल. तो आई हैव स्टडीड फ्रॉम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बाड़ी छजोली. ददोल मेरा पटियालग मेरा गांव का नाम है. तो प्राइमरी एजुकेशन मैंने फर्स्ट सेकंड और जो आपका आंगनबाड़ी के बाद वाली परीक्षा जो क्लासेस रहती हैं मैंने वहीं से करी है. देन 3 years आई वाज इन देहरादून विद माय फादर वाज पोस्टेड देयर. तो 3 साल आई हैव स्टडीड फ्रॉम सेंट पॉल स्कूल देहरादून, हिंदी मीडियम. तो आई वाज हिंदी मीडियम चाइल्ड. उसके बाद आई केम बैक घुमारवी. हम 6th से 12th हमने करी है हिम सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से. सो नॉर्मल. देन NIT हमीरपुर, ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन 1 year जॉब, देन द सर्विसेज. सो नॉर्मल बैकग्राउंड है. ओके. तो जो आपके बचपन वगैरह के दोस्त थे वो अभी भी हैं आपके साथ? यस, आई वुड से कि आई एम लकी एंड आई फील. आपका सबसे लॉन्गेस्ट फ्रेंड जिसके साथ आपको सबसे ज़्यादा साल हो गए हैं? ओके, आई वुड से कि फैमिली सबसे ज़्यादा की फ्रेंड्स रहती है. फैमिली को आप फ्रेंड्स बना लो, है ना. फैमिली तो फ्रेंड्स ही रहती है. फैमिली तो वाज देयर बिफोर यू. सो तो वो कहूँगा फ्रेंड्स, अगर एक कॉन्सेप्ट रहता है ना कि फैमिली को आप अलग से अलग रखते हैं, फैमिली को फ्रेंड्स बना लो, तो सबसे ज़्यादा लंबे फ्रेंड्स वो है. बट इन जनरल फ्रेंड्स आई वुड से कि मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं. टेक समवन्स नेम, मेक देम फेमस. स्कूल इफ यू विल मिस समबडी तो इट विल बी अ प्रॉब्लम, ऐसा ना. माय फ्रेंड जो स्कूल का ग्रुप है दे नो इट, है ना. वो अभी भी हमारे साथ टच में है. अभी भी वी कीप ऑन इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, वी कीप ऑन मीटिंग. सो हिम सर्वोदय स्कूल से हैं वो, है ना. तो आई हैव नोन देम. रैंडम क्वेश्चन, डू यू प्ले कार्ड्स? यस, आई प्ले कार्ड्स. व्हाट कार्ड गेम्स डू यू प्ले? नॉर्मल कार्ड गेम्स जो होती हैं आपके, ब्लफ होता है, ट्रम. हाँ, इस टाइप के गेम्स. ट्रम गेम्स जो कि एक जब फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, सो समथिंग टू प्ले. यस, आई प्ले कार्ड गेम्स.
Right. And what was your age when you cleared the exam? Because interview, everybody will be wondering this. Ki this guy looks so young, and he's talking about this and these things. I cleared exam at the age of 24. I would say 24 was time पे हो गया. So yes. Wow. Okay, I'm grateful to God कि yes I was able to clear it. Yeah. It's a hard work and plus I would say कि yes लक में मैटर करता है थोड़ा बहुत है ना. हार्ड वर्क आई हैव सीन पीपल डूइंग इट बट दोनों एक चीज़ें का क्लब हो जाएं तो इट्स. आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कांगड़ा थी? यस, फर्स्ट पोस्टिंग हमारी कांगड़ा थी. आई डिड प्रोबेशन इन चंबा. एक साल का हमारा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग रहता है, वो मैंने चंबा किया. एंड फर्स्ट पोस्टिंग एज सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट आई एम हियर इन कांगड़ा. कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो कांगड़ा चंबा साथ में है, बट वैसे बहुत अलग है दोनों. यस, आई वुड से थोड़ा बहुत कांगड़ा और कल्चरली भी जोग्राफिकली भी डिफरेंस है. यस, जोग्राफी तो आई थिंक हर कोई देखता होगा कि धौलाधार इज सेपरेटिंग दी कांगड़ा एंड चंबा रीजन. कल्चरली थोड़ा बहुत लिंक है जो कि आपके चंबा के साथ लिंक आपका शाहपुर हो गया, बैजनाथ हो गया, पालमपुर हो गया, क्योंकि यहाँ के लोग जो भरमौर और आपकी इस बेल्ट के लोग हैं वो आके यहीं सेटल हुए हैं. सो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वो सिंक देखने को मिलेगा चंबा और कांगड़ा में. बट इफ़ यू कम डाउन टू दी प्लेन्स, आप कांगड़ा, नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, देरा, तो वो डिफरेंस कल्चर में आपको दिखता है. And one thing which I've noticed, because I have attended programs in Chamba as well and now in Kangra as well. So one thing which I points also कि जब मैं चंबा में जाता था, चंबा people have preserved their identity. They have their identity intact. वो जो I would say Chamba is one of the richest district in India in terms of art, heritage, craft and everything. तो वो दिखता है उनके वहाँ पे. जब आप जाते हो, आप स्कूल्स में फंक्शन में जाओगे तो वो ट्रेडिशनल नाटी उनके शिवनवाला होता है इस तरह का. सो दे बच्चों को पता है कि हाउ हम नेक्स्ट जनरेशन को कैसे बताते हैं अपने कल्चर. स्कूल से पता चलता है, घर से पता चलता है. तो जब हम स्कूल्स में, वहाँ सरकारी स्कूल्स में फंक्शन में भी जाते थे तो वो आपको दिखता था कि वो नाटी और इस तरह के फंक्शन करते हैं. हेयर इन कांगड़ा आई हैव सीन वेरी लेस ऑफ दैट. कांगड़ा बिकॉज इट वाज पार्ट ऑफ आई वुड से पंजाब रीजन है ना. तो यस, यहाँ पर फिर मिक्स थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन सा कल्चर है. बिकॉज मेरे को नाटी यहाँ इतनी देखने को मिली नहीं. नाटी और कांगड़ा का मैंने पढ़ा था, जमाखड़ा यहाँ का डांस हुआ करता था, बट अब रेयरली दिखता है. yes, मतलब मैंने अब तक एक साल, सवा एक साल में आई हैव सीन ओनली 1 or 2 times जमाखड़ा जो मैंने देख पाया हूँ. हाँ, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू सेड कि किसी भी सिविलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना कल्चर प्रिजर्व करे. हाँ, आई वुड से यस, चेंजेस आर देयर. चेंज इज़ द कांस्टेंट, वो हमेशा रहेगा. बट उसको एकदम अब्रप्ट बंद कर देना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल. आई वुड से कि आई एम फॉलोअर ऑफ व्यक्ति की कल्चर को हम थोड़ा आगे प्रमोट करें. यस, उसमें एकदम भी हम रिजिड ना हो जाएं कि जो है कि इस तरह से ही करना है. यस, जो टाइम के साथ चेंजेस आएंगे वो तो आएंगे, बट उसको भूल भी नहीं जाना चाहिए हमें. सो विच दिस थिंग आई हैव नोटिस्ड हियर इन चंबा एंड कांगड़ा, जो डिफरेंस मेरे को लगा है. जी, अब बहुत सारे ऑफिसर्स जो होते हैं वो ऑफिसर्स से ही क्यों शादी करते हैं? इज इट बिकॉज you guys, like people end up spending a lot of time together during training and Labasna of course. Yes. Or is it easier कि fit schedules समझना and all of that? I think it's a very personal question, but अगर आप ट्रेंड देखेंगे, I think आप भी इसमें मामले में सही हैं कि yes, people prefer marriage अगर फिर इस तरह से yes, one thing is that कि the other person वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है अगर इफ़ दे आर फ्रॉम द सेम सर्विस कि हाँ यार इस तरह का इनका शेड्यूल रहता है, इस तरह का स्ट्रेस रहता है, इस तरह के वर्क एनवायरनमेंट दे वर्क, सो इट्स ईजियर टू जेल अप. बट इट्स नॉट द ओनली. नहीं, बट ये बहुत आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन नहीं है अगर आपको ऐसा लग रहा है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे केसेस रहे हैं जहाँ पे यू नो लाइक पीपल एंड अप मैरिंग अदर ऑफिसर्स एंड इट इज़ अ टॉक्ड अबाउट टॉपिक ऑल्सो. हाँ, आई वुड से यस, वो इस तरह से आपको अगर मैं स्टैट्स पे जाऊँ ना तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट क्योंकि ये चीज़ विजिबल होती है. हाँ, बट मतलब हाइप मिलती है इन चीज़ों को. हाँ, इन चीज़ों को हाइप मिलती है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप एक स्टैट्स देखेंगे कि इतने अगर 180 IAS ऑफिसर्स आर देयर इन बैच, हाउ मेनी ऑफ देम हैव मैरिड विद इन द सर्विसेज, तो एक नंबर निकलेगा. बट सिंस इसमें क्या होता है कि व्हेन एन ऑफिसर मैरिज एन ऑफिसर, वो एक हाइप बनती है, वो फिर काफ़ी ज़्यादा रीच मिलती है. ओके, सो उससे लगता है कि येस ऑफिस, येस दैट्स अ ट्रू ऑल्सो कि हाँ करते हैं लोग, बिकॉज आप टाइम स्पेंड एक साथ करते हैं, यू नो ईच अदर वेल, यू नो ईच अदर सर्विसेज. बट ऐसा भी नहीं है कि it can be pretty boring, like both people doing the same thing and they have nothing else to talk about at night. हाँ, वो भी हो सकता है. तो इट इज़ अ पर्सनल दिस थिंग कि वो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि तो येस, वन थिंग इज़ दैट येस कि उस तरह से आप प्रेफर करेंगे कि समवन अंडरस्टैंड्स योर वर्क कि किस तरह से काम हो रहा है, चल पड़ता है. एक आजकल लेटरल एंट्रीज का
थोड़ा ये पॉलिटिकल टॉपिक है, लेकिन लेटरल एंट्रीज को लेके बहुत टाइम से बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं, कॉन्क्लेव, मतलब इट्स बीन टॉक्ड अबाउट अ लॉट। आपका क्या ओपिनियन है, क्या लेटरल एंट्रीज होनी चाहिए? लेटरल एंट्रीज के बारे में आई वुड से कि येस, इन जनरल अगर आप सर्विस के बारे में बात करें, है ना, सर्विस इज़ देयर सिंस 250 ईयर्स, द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज़ देयर, है ना। तो विद टाइम येस चेंजेस हैज़ हैपेंड, एंड विद टाइम आई वुड से चेंजेस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड ऑल्सो, कि येस वी नीड स्पेशलाइजेशन, है ना। सो इफ़ वी आर एबल टू प्रोवाइड द स्पेशलाइजेशन विद इन द सर्विसेज, देन इट्स द बेस्ट थिंग, है ना। वी येस IAS को कहा जाता है कि वी आर द जर्नलिस्ट, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, है ना। तो बट इन द करंट कंटेक्स्ट येस वी नीड पीपल हु आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इफ वी आर इनटू पॉलिसी मेकिंग, यू नीड टू हैव द पर्सपेक्टिव ऑन द ग्राउंड, है ना। एक पॉलिसी, एक डिपार्टमेंट अगर सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन से काम कर पाए कि ये डिपार्टमेंट ने सिर्फ अपना ही काम देखना है, इसको किसी और से इंटरेक्शन नहीं करनी है, देन तो इट हैज़ बीन वेरी सिंपल कि हाँ आप अपना एक सिंपल टेक्नोक्रेट को लाओ और उसको एग्जीक्यूट करा दो। So I was saying कि services में specialization is required, but if we get that specialization within the services, है ना, we can have the career progression in such a way कि आप जो field में you have seen different departments, आपका multifarious jobs and responsibilities रहती हैं, so you have seen all the departments working, and now you go towards specialization, आप उनको लगाओ वहाँ पे, that would be more preferable or something I would say, but yes it's a call जो कि लिया जा सकता है ना जी। पर सिर्फ IAS ऑफिसर्स नहीं बनते हैं ना UPSC क्लियर करके, लाइक देयर आर रेवेन्यू ऑफिसर्स, फॉरेस्ट, फॉरेन सर्विसेज, या सो लाइक क्या ये कोई हिरार्की होती है कि जो बेस्ट लॉट है वो IAS बनता है, जो सबसे ज़्यादा स्कोर करता है, फिर उसके बाद ऐसे होता है, या फिर नहीं, it depends on the preference, it depends on the preference of the candidate, है ना। So yes, there are a lot of services जिनका एग्ज़ाम जो UPSC लेता है, Indian Administrative Services there, Police Services there, Foreign Services there, then Forest Services, Revenue Service, Revenue Service में Customs and Excise, GST विंग आपके अलग होते हैं, then आपका रेलवे की सर्विस है, then आपके और भी पोस्टल सर्विस है, अकाउंट सर्विसेज हैं, तो इस तरह की डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन प्रेफरेंस, आप क्या प्रेफर करते हैं। अगर आप IAS प्रेफर करते हैं तो IAS, IPS एंड पुलिस सर्विस, आपके IPS एंड फॉरेन सर्विस, दीज आर प्रेफर्ड कि लोग प्रेफर करते हैं। तो येस दोज हु आर एबल टू गेट, मतलब थोड़ा द टॉप ऑफ द लिस्ट, उनको उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से और फिर मिल जाता है। तो yes. हाँ, सो आई आस्क दिस बिकॉज आई हैव सीन कुछ लोग जो क्लियर कर लेते हैं और उनकी ज्वाइनिंग वगैरह होती है, पर फिर भी वो नेक्स्ट एग्जाम देते हैं। yes, फिर वही है ना, अगर आपको मिल गया, मे बी यू आर नॉट एबल टू गेट द सर्विस ऑफ योर चॉइस, सो यू गिव एग्जाम नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, है ना। तो उस तरह से फिर रहता है कि पर्सन हैज़ ड्रीम ऑफ कमिंग टू दिस सर्विस ओनली, कि यही सर्विस मेरे को चाहिए, आई वॉन्ट टू बी इन पुलिस सर्विस, आई वॉन्ट टू बी इन फॉरेन सर्विस, आई वॉन्ट टू बी इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एंड इन द इनिशियल अटेम्प्ट्स दे आर नॉट एबल टू गेट, देन दे अगेन गिव एग्जाम कि ठीक है मिल जाए। Okay, so when you are not an SDM, like after say 6 p.m. or whatever, whenever your thing ends, okay, who are you then? It's a 24/7 job, I would say कि an SDM can't say कि आपका 5 बजे ऑफिस खत्म, आप अब, वो तो सभी बोलते हैं ना, even us journalists, like everybody says that, but still हाँ, तो आप कह रहे थे कि उसके बाद आप किसी फिल्म कैरेक्टर से खुद को एसोसिएट करते हैं? नहीं, I wouldn't say, and I haven't seen इतना कि मैं एकदम पूरा कह पाऊँ, कैसे एसोसिएट कर पाऊँ, but to answer your initial question कि after you are a normal person, you go back, you talk to your family, अपने दोस्तों के साथ। Okay, what part of your job do you love and what part of your job do you tolerate? Okay, that's an interesting question, I would say कि Yeah, because you dumped my last question. तो yes, field visit interaction I love, कि आपको जानने का मौका मिलता है, लोगों से मिलने का, डिफरेंट पर्सपेक्टिव यू गेट टू हियर, है ना, एंड डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आप लोग आपके पास मिलने आते हैं, सो यू हैव कि आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है, एंड पीपल आपको बताते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा है, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग पार्ट विच आई ऑल्सो लव, है ना। देन देर आर सम थिंग्स जहाँ पे वी आर सब डिविजनल कलेक्टर्स एज द सब डिविजन मजिस्ट्रेट में डंडा भी चलाना होता है ना। सो रेगुलेटरी पार्ट भी हमारा रहता है, दैट्स अ टफ जॉब ऑल्सो, है ना, कि सो येस दैट वी हैव टू डू, है ना। समटाइम्स इट्स अ टफ टास्क ऑल्सो, है ना, मे बी यू नो कि इस तरह से चालान, फाइन, एवरीथिंग, एंड एज अ मजिस्ट्रेट ऑल्सो यू सिट इन द कोर्ट, है ना,
you have to give orders in this thing. So that is a good part also because you are able to deliver justice, है ना. But something आपको करना पड़ता है, sometimes you have to take a call, है ना, कि यार ठीक है आप फंसे गए हैं तो उसमें करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ. So that is also one of your tasks और इस तरह से. And other thing I would say कि yes, आपको these are the various tasks which you're saying. Protocol is also one thing, है ना, कि करना पड़ता है. So, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे क्या कोई ऐसा इंस्टेंस आया था जब आपने सोचा हो कि गिव अप करना है? लकीली नहीं, इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं, इस तरह का कोई नहीं आया था. येस आई वुड से लोज आर देयर, है ना, व्हेन यू फील सो लो कि आप एकदम आंसू आपकी आंखों से निकल जाएं इस तरह से, है ना. देयर आर मोमेंट्स लाइक दिस कि यार आप कोई एग्जाम. पर ऐसा क्यों होता है कि मतलब कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा इसलिए? हाँ, कॉन्सेप्ट और मैक्सिमम टाइम तब होता है जब एग्जाम इज़ नियर बाय, है ना. आपका एग्जाम आने वाला है एंड यू लुक एट योर प्रिपरेशन, फिर आपको लगता है यार ये और कुछ इस तरह से आपने कोई टेस्ट लिखा, एग्जाम में कुछ इस तरह से आया जो आपने पढ़ा ही नहीं था. देन यू लाइक यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था और इस तरह से तो मैं कहाँ हो पाएगा, आई एम सो, मतलब मैंने तो ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया. तब आपको ये डर लगता है. देन यू थिंक यार अब तो मैंने 1 साल भी पूरा कर लिया और ये भी नहीं हो रहा है. देन यू फील सो लो कि यार ये तो एग्जाम नहीं हो पाएगा. तो आप ठीक है, लोज थे पर आपको पता था कि दिस इज नॉट द एंड. हाँ, वो क्विट करने वाला अभी तक वो नहीं आता है कि नहीं मैं छोड़ ही दूंगा इसको ना. तो लकीली वो नहीं. ठीक है, तो यू कम अक्रॉस एज अ वेरी काम कंपोज्ड पर्सन, राइट, बट योर जॉब इज वेरी डायनामिक. सो डू यू ऑल्सो लूज इट समटाइम्स? Do you yell at your subordinates? No, I don't. But हाँ, कई बार आपको इस तरह से in the heat of the moment आपको अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ता है. That thing you have to keep consciously in mind कि नहीं, है ना, this is normal life, to err is human. कई बार हो जाती हैं गलतियाँ, है ना. But yes, there are some instances जब होता है, some critical job is there, है ना, elections are critical something, है ना, और कुछ टास्क हैं जो कि रिपीटेडली आपके कहने पे भी नहीं हो रहे हैं, है ना. सो येस, आपको फर्म स्टांस तब लेना होता है. आई एम नॉट सेइंग कि आपको येल करना होता है, बट यू हैव टू टेक अ फर्म स्टांस एट द टाइम. यू कांट बी सॉफ्ट एट द टाइम ऑल्सो, है ना. सॉफ्ट येस, बी सॉफ्ट विद योर कलीग्स, बी सॉफ्ट विद योर सबॉर्डिनेट्स, जनता के साथ भी नॉर्मल रहो, है ना. बट सॉफ्ट का मतलब ये भी नहीं है कि लोग आपको और सबॉर्डिनेट आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने, है ना. सो यू हैव टू बी फर्म, नॉट येल बट फर्म ऑल्सो ऑन पेपर कि येस यू हैव टू डू दिस, दैट्स इट. या, सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, कोई ऐसा इंस्टेंस आप हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि आपका पब्लिक इंटरेक्शन बहुत होता है, तो क्या कोई ऐसा केस था जिसका आप इंडायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्ट बने जिसने आपको इमोशनली मूव किया हो? यस, देयर आर आई वुड से केसेस जब हमारे पास जनता आती है, कुछ बूढ़ी माँ भी हमारे पास इस तरह से आते हैं. आई हैव सीन सोसाइटी का एक मिरर हम अपने ऑफिस में देख सकते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है. तो कई बार आपका दिल भी झकझोर जाता है कि इस तरह की चीज़ें भी आपकी सोसाइटी में हो रही है. आई एम टॉकिंग अबाउट दी कि जब आपको बड़ा बुरा लगता हो, है ना, कि आपके पास एक बूढ़ी अम्मा आ रही है ना, वो कह रही है कि उनका बेटा उनका ध्यान नहीं रख रहा है, मारपीट करता है इस तरह से. एंड पर्सनली आपको बड़ा बुरा लगता है बिकॉज वो इतना उनके अगर आप देखेंगे कि क्या हालत कर रखी है तो आपको बड़ा बुरा लगता है इमोशनली कि येस, इस सोसाइटी में हम रह रहे हैं कि जो इस तरह की कंडीशन आज हमारी सोसाइटी की हो गई है. तो येस, मतलब कई चीज़ें आपको इमोशनली आपको उस टाइम पे हिला देती है कि हाँ, इन चीज़ों से हमें डील करना पड़ रहा है, कैसे हम इसको बताएं, है ना, कैसे हम इसको. कुछ चीज़ें हैं कि ये हर जगह डंडा चलाने से अगर चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं ना तो फिर कोई इशू था ही नहीं, है ना. कुछ चीज़ें हैं जो सामाजिक हमारे इश्यूज़ हैं जिसमें एज ए सोसाइटी वी हैव टू कलेक्टिवली वर्क अपॉन. तो वो चीज़ें फिर आप एफर्ट कर सकते हैं कि येस यू कैन, जो मोमेंटरीली उनका जो पेन है उसको आप कम कर सकते हैं. बट लॉन्ग टर्म में तो फिर आपको चीज़ें जो दिख रही हैं सोसाइटी में उसमें कलेक्टिव एफर्ट चाहिए होता है. तो दैट इज़ ऑल्सो कुछ चीज़ें जो आपको फिर सेटिस्फेक्शन देती हैं इन सर्विस ऑल्सो. येस, कि नॉर्मली आई वुड से कि लोग जब हमारे पास आते हैं कि ये काम है ना, नॉर्मल विच इज़ ए रूटीन वर्क फॉर अस. आई एम नॉट सेइंग कि हमें वो तो करना ही था इन जनरल, बट हाँ, आपके पास आने से वो चीज़ अगर जल्दी हो जाए और हो जाए, लोगों को लगता है ये होने नहीं था, है ना. जबकि नॉर्मल उनको, जनता को जैसे रेवेन्यू वर्क के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है ना. तो अगर आप कह दो कि हाँ ये हो जाएगा और उसके बाद वो हो जाता है, पीपल कम एंड थैंक यू, देन यू फील सो गुड कि यार हाँ, मैंने तो अपना नॉर्मली काम ही किया था, है ना. एंड इसके ऊपर अगर मेरे को लोग धन्यवाद दे रहे हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं, इट फील्स गुड, सो गुड, है ना. सो इट गिव्स यू ऑल्सो मोटिवेशन कि नहीं, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू कंटिन्यू दिस, यू हैव टू कीप इट अप. सो दैट इज थिंग. मैंने कहा था लास्ट क्वेश्चन है, बट माय लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर कोई एक चेंज आप दुनिया में ला पाते तो वो क्या होता?
इट कैन बी एज SDM, IAS, ईशान जसवाल, whatever, but like एक चेंज अगर आप ला पाते एज एन इंडिविजुअल. आई हैव टू थिंक. These type of questions बचपन में सोचते थे ना. हाँ कि वो सुपरमैन बन के कि आप कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसा कर दें. एक चेंज अगर मैं सोसाइटी में लाना चाहूँ तो आई वुड से इट कैन बी हाइपोथेटिकल आल्सो व्हिच कैन. आई थिंक एवरी रेवोल्यूशन बिगिंस विद अ थॉट जो पहले हाइपोथेटिकल लगता है या टू गुड टू बी ट्रू लगता है. अब सोचने को तो कहीं कुछ सोचा जा सकता है, बट फिर माइंड में आपको सोचना चाहिए ये चीज़ मैं कह दूँ ये तो होने वाला तो है नहीं, है ना, कि आप कह दें कि लोग झूठ ना बोलें. नो बट दिस इज अबाउट द इंटेंट कि लाइक दिस थिंग इफ यू कुड डू इट नो मैटर हाउ इम्पॉसिबल इट इज, लाइक यू नो जस्ट इट जस्ट कन्वेज योर इंटेंट. तो वन थिंग आई वुड से कि पीपल शुड हैव इमोशनल इंटेलिजेंस और शुड लिसन टू अदर्स, है ना. ये चीज़ अगर लोग एक दूसरे के पास इतने इश्यूज होते हैं ना, अगर वो समझ पाएँ कि हाँ सामने वाले की क्या स्थिति है या क्या है ना, कुछ चीज़ें अगर ये सब लोग अपना कामनेस रखें, है ना, कूल हेड से सोचें, है ना, कि उसका क्या इम्पैक्ट है, इसका क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस उनमें आ जाए ना, और अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग थिंग, सो दैट कैन चेंज दी सोसाइटी के जो डायनेमिक्स है, जो डिस्प्यूट्स हैं, बहुत कुछ चीज़ें उसमें कम हो सकती हैं. कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप इन द हीट ऑफ मोमेंट यू डू इट एंड देन यू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, बट अगर आप उसको समझ पाएँ अच्छे से, है ना, थिंक ओवर इट शांति से, है ना, सो इट्स अ स्मॉल थिंग कि जो की जा सकती है ना, तो वैसा है. बट दिस वाज लाइक पूरा इंटरव्यू यू स्पोक वेरी वेल, बट दिस वाज माय फेवरेट आंसर जो आपने लास्ट आंसर दिया है, बिकॉज वील एंड दिस इंटरव्यू ऑन दिस नोट. बट इट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात आपने कही है कि अगर हम थोड़ा सुनने लगे, और इमोशनल इंटेलिजेंस जो आपने बोला, इट वॉज वेरी नाइस. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. आपने अभी भी सुना SDM कांगड़ा ईशान जसवाल को उनकी निजी ज़िंदगी से रिलेटेड और उनकी प्रिपरेशन और जॉब सारी पूरी उनकी ज़िंदगी के सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए. आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट.